नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे। आज हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि कोई धनराशि CI के दर से 6 साल में 4 गुना हो जाती है। इस धनराशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई धनराशि है। हमने मान लिया धन जो है एक है, वह 6 साल में क्या हो रही है, 4 गुना, यानी 1 से 4 हो गई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह धनराशि, यानी हमने माना धनराशि 1 है, यानी यह धनराशि कितने साल में 8 गुना हो जाएगी, कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, यह ईयर निकालना है। देखिए ये जो धनराशि है, धनराशि क्या हो रही है, 1 से 4 गुना हो रही है। यानी पहले 1 से 2 गुना हुई होगी, फिर 2 से 4 गुना हुई होगी। यानी जब धनराशि 1 होगी और 1 से 2 गुना हुई होगी, फिर क्या हुई होगी, 1 से 4 गुना हुई होगी, 1 से 4 गुना हुई होगी। यानी यहाँ और यहाँ का जो रेशियो है वही और यहाँ और यहाँ का रेशियो है। यानी रेशियो अगर बराबर है तो टाइम हमारा बराबर होगा। यानी यहाँ 3 साल लगा होगा, फिर यहाँ 3 साल लगा होगा। यानी धनराशि को 1 से 2 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है, 3 साल। फिर 2 से 4 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है, 3 साल। तो 4 से 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 3 साल। हमसे क्या पूछ रहा था कि कोई धनराशि 1 से 8 होने में कितना समय लेगी। यानी 1 से 8 होने में धनराशि कितना समय ले रही है, 3 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल। यानी जो हमारा टोटल समय निकल के आएगा, कुल समय हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 यानी 9 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 वर्ष। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई धनराशि CI के दर से 6 साल में 4 गुनी हो जाती है। इस धनराशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि धनराशि जो है 6 साल में 4 गुनी हो रही है। हमने मान लिया धन कितना है, 1 है, 6 साल में कितना हो गया, 4 गुना, यानी 4 हो गया। तो धनराशि यानी 1 जो है कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। देखिए ये जो धनराशि है 4 गुना हो रही है, पहले 1 से 2 हुई होगी, पहले 1 से 2 हुई होगी, उसके बाद 2 से 4 हुई होगी। यानी पहले 1 से 2 गुना हुआ होगा, फिर 2 से 4 गुना हुआ होगा। यानी यहाँ और यहाँ का जो रेशियो है हमारा बराबर है। और यहाँ और यहाँ का रेशियो क्या है, यहाँ और यहाँ का रेशियो और यहाँ और यहाँ का रेशियो क्या है, बराबर है। अगर रेशियो बराबर है तो ये टाइम पीरियड क्या होगा, हमारा बराबर होगा। यानी 1 से 2 गुना होने में 3 साल टाइम लेगी और 2 से 4 गुना होने में कितना टाइम लेगी, 4 साल। फिर 4 से 8 गुना होने में कितना टाइम लेगी, 3 साल। हमारी जो धनराशि है 1 से 2 गुना होने में कितना टाइम ले ली, 3 साल। फिर 2 से 4 गुना होने में 3 साल, फिर 4 से 8 गुना होने में कितना, 3 साल। यानी कुल समय हमारा कितना लग गया, 1 से 8 गुना होने में कितना टाइम लग गया, 3 + 3 + 3 यानी 9 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि कोई धन 2 साल में अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना हो जाती है, तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाए तो। पहले जो है ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा था, तो 2 साल में कितना हो रहा था, 16 गुना। यानी कोई धनराशि अगर 1 होगा तो कितना हो गया, 16 हो गया। 1 हो गया तो 16 हो गया, कितने साल में, 2 साल में। और यहाँ जो ब्याज है, ब्याज कैसे वसूला जा रहा है, अर्धवार्षिक। यानी ब्याज जो है अर्धवार्षिक वसूला जा रहा है। यानी 2 साल में कितना अर्धवार्षिक होगा, यानी 4 अर्धवार्षिक होगा। दो साल में कितना अर्धवार्षिक होगा, 4 अर्धवार्षिक होगा। देखिए ब्याज अगर अर्धवार्षिक वसूला जा रहा था तो धन जो है 2 साल में 1 से कितना हो गई, 16 हो गई, 1 से 16 हो गई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर धन को वार्षिक वसूला जाए, यानी ब्याज दर वार्षिक वसूला जाए, तो वह धन कितने समय में 27 गुना हो जाएगी, कितने समय में 27 गुना हो जाएगी।
यहाँ 6 महीना पर अगर ब्याज वसूला गया तो धन जो है 16 गुना हो गई, और यहाँ 6 महीना पर अगर वसूला जाएगा तो 2 साल में कितना अर्धवार्षिक हो रहा है, 4 अर्धवार्षिक। यानी पहले धन 1 से कितना हुई होगी, 2 हुई होगी, फिर 2 से कितना हुई होगी, 4, फिर 4 से कितना हुई होगी, 8, और 8 से कितना हुई होगी, 16। धन जो है पहले 1 से 2 हुई होगी, 2 से 4 हुई होगी, 4 से फिर 8 हुई होगी, 8 से कितना हुई होगी, 16। टाइम कितना लग रहा है, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, क्योंकि ब्याज दर जो है अर्धवार्षिक वसूला जा रहा है और 4 अर्धवार्षिक हो रहा है। यानी पहले अर्धवार्षिक में धन 1 से 2 गुना हुई होगी, फिर अगले अर्धवार्षिक में 2 से 4 गुना हुई होगी, फिर उसके अगले अर्धवार्षिक में 4 से कितना हुई, 8 गुना हुई, फिर उसके अगले अर्धवार्षिक में 8 से कितना हो गई, 16 गुना। यानी हमें जो है यहाँ 6 मंथ में हमें धन पे 6 मंथ में कितना का ब्याज मिल रहा है, हमें धन पे 6 मंथ में कितना का ब्याज मिल रहा है, 1 का ब्याज मिल रहा है। हमें धन पे 1 मंथ में 6 मंथ में कितना का ब्याज मिल रहा है, 1 का ब्याज मिल रहा है। यानी धन पे 1 साल में हमें कितना का ब्याज मिल जाएगा, 1 साल में हमें 2 का ब्याज मिल जाएगा। धन पे हमें 1 साल में 2 का ब्याज मिल जाएगा। देखिए, अगर 1 साल में 2 का ब्याज मिल रहा है, यानी अगर धन 1 है और 1 साल में 2 का ब्याज मिल रहा है, यानी 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। यानी अगले 1 साल में कितना हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, फिर उसके अगले 1 साल में कितना हो जाएगा, 9 से 27 हो जाएगा, 9 से 27 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि 27 गुना होने में कितना समय लेगा यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित किया जाए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो धन है 1 से 16 गुना हो रही है, 1 से 16 गुना हो रही है 2 साल में। अगर ब्याज दर अर्धवार्षिक वसूला जाए, 2 साल में कितना अर्धवार्षिक होगा, 4 अर्धवार्षिक होगा। यानी धन जो है 1 से 16 हो रही है, 1 से 16 हो रही है। यानी पहले जो धन 1 से 2 गुना हुई होगी, फिर 2 से 4 गुना हुई होगी, 4 से कितना हुई होगी, 8 गुना, और 8 से 16 गुना। क्योंकि अगर टाइम पीरियड अगर बराबर है तो ये रेशियो क्या होता है, मतलब पहले साल जो हमारा प्रिंसिपल होगा और पहले साल प्रिंसिपल और उसके बाद ब्याज मिलने के बाद जो मिश्रधन बन रहा है उसके बीच का रेशियो, और दूसरे साल क्या हो जाता है, दूसरे साल जो हमारा ब्याज मिल के मिश्रधन बनता है वो प्रिंसिपल बन जाता है, और अगले साल का मिश्रधन। यानी ये रेशियो बराबर है। अगर सब रेशियो हमारा बराबर है तो टाइम पीरियड भी बराबर होगा, यानी 6 महीना सब जगह होगा। यानी 6 मंथ में हमें ब्याज कितना का मिल रहा है, 1 से धन 2 गुना हो रही है, तो 6 मंथ में हमें पहले ब्याज कितना का मिल रहा है, 6 मंथ में हमें ब्याज मिल रहा है कितने का, 1 का। यानी 1 साल में हमें कितने का ब्याज मिलता, 2 का। 1 पे 1 साल में हमें 2 का ब्याज मिलता, 1 पे हमें 1 साल में 2 का ब्याज मिलता। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि धन जो है अगर वार्षिक संयोजित किया जाए तो कितने साल में 27 गुना हो जाएगा। यानी 1 पे 1 साल में 2 का ब्याज मिल रहा है, यानी 1 से कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है 1 साल में। 1 साल में 1 से 3 गुना हो जा रहा है। यानी अगले 1 साल में कितना हो जाएगा, 3 से 9 गुना, उसके अगले 1 साल में कितना हो जाएगा, 9 से 27 गुना। यानी धन जो है 1 से 27 गुना कितने साल में हो जाएगा, 1 साल, 2 साल, और ये हो जाएगा 3 साल। यानी हमारा जो है कुल समय हो जाएगा, कुल समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। हमारा कुल समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई धन 2 साल में अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना हो जाती है, तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाए तो। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो धन है 2 वर्ष में 1 से कितना हो जा रहा है, 16, यानी 16 गुना हो जा रहा है अगर ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए। यानी 2 साल में कितना अर्धवार्षिक होगा, 4 अर्धवार्षिक होगा। यानी धन जो है पहले जो धन है 1 से 2 गुना हुई होगी, फिर 2 से 4 गुना हुई होगी, 4 से 8 गुना हुई होगी, फिर उसके बाद 8 से कितना हुई होगी, 16 गुना,
और टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 4 अर्धवार्षिक है, यानी यहाँ का रेशियो जो है हमारा बराबर है, तो यानी 6 महीना सब जगह का हो जाएगा। यानी पहले साल जो ब्याज मिल रहा है एक पे अगर 1 से अगर 2 हो रहा है, 1 था हमारा मूलधन और 2 हो गया मिश्रधन, यानी ब्याज कितना मिला, ब्याज जो मिला 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने दिन में, 6 महीना में। यानी पहले साल जो हमारा ब्याज काउंट हुआ होगा 6 महीना में अगर हो रहा है तो 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 2 रुपये का। यानी 1 साल में 1 रुपये पे 2 का ब्याज मिल रहा है, यानी कितना हो जा रहा है मिश्रधन, 3 हो जा रहा है। 1 साल में 1 रुपया 3 रुपया हो जा रहा है, यानी 1 से 3 गुना हो गया। तो अगले साल में क्या हो जाएगा, 3 रुपया 9 गुना हो जाएगा। उसके अगले साल में क्या हो जाएगा, 9 रुपया 27 गुना हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि धन जो है अगर वार्षिक ब्याज संयोजित किया जाए तो कितने साल में 27 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 साल। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, कोई धन पर 4 साल में 33.33% की वार्षिक दर से CI 350 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 4 साल। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 33.33%। हमें रेट कितना दिया हुआ है, 33.33%। और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में CI दिया हुआ है, 4 साल का जो CI है वो कितना है, 350 रुपया है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रिंसिपल, यानी मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। देखिए ब्याज दर हमारा क्या दिया हुआ है, 33.33%। ब्याज दर हमारा दिया हुआ है 33.33%, 33.33%। अगर हम 33.33% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/3। 33.33 को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। यानी 3 पे 1 का हमें ब्याज मिल रहा है, 3 पे जो है 1 का ब्याज मिल रहा है। अगर हमारा 1 साल का मामला होता यहाँ, अगर हमारा यहाँ 1 साल का मामला होता तो हम क्या बोल देते कि 3 से कोई धन कितना हो गया, 4 हो गया, 3 से कोई धन 4 हो गया। लेकिन हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, 4 साल, यानी 4 साल टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 4 3 4 3 4, यानी हम 4 साल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा 27 × 81। और हम इसमें गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 में अगर 4 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 256। 64 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 256। यानी अगर प्रिंसिपल जो है हमारा, प्रिंसिपल अगर ये हो गया तो ये क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है हमारा। अगर प्रिंसिपल अगर 81 रुपया था, अगर हमारा प्रिंसिपल 81 रुपया था, तो 4 साल बाद हमारा अमाउंट कितना बन रहा है, 256 रुपया। अगर हमारा प्रिंसिपल 81 रुपया था तो 4 साल बाद हमारा अमाउंट कितना बन रहा है, 256 रुपया। यानी हमारा यहाँ CI कितने का मिल गया, CI जो मिल जाएगा, CI हमारा अमाउंट बन रहा है 256 रुपया, 256 रुपया, और प्रिंसिपल कितना है, 81 रुपया। तो हमारा CI कितना हो गया, हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16, 5 और 16, ये हो जाएगा 5 और इसमें से हम माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 17। ये हमारा निकल के आ गया 175। अगर हमारा प्रिंसिपल जो है, अगर हमारा प्रिंसिपल कितना 81 रुपया था, प्रिंसिपल 81 रुपया था, और 4 साल बाद हमारा अमाउंट कितना बन रहा था, 256 रुपया। तो यहाँ से हमारा CI कितना हो जाएगा, 256 में से हम 81 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 175। यानी हमारा जो है, अगर हम प्रिंसिपल 81 मान रहे हैं और अमाउंट जो मान रहे हैं 256 मान रहे हैं, तो हमारा CI कितना निकल के आ रहा है, 175। लेकिन हमारा क्वेश्चन में CI कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो हमारा CI दिया हुआ है वो दिया हुआ है 350। क्वेश्चन में हमारा CI दिया हुआ है 350, यानी 175 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 350। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। हमारा यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 81,
यानी यहाँ से 1 यूनिट का हम वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का हम 2 से गुना करेंगे, 0 1 34 1 35, यानी 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 81 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा, हम 81 में 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 162 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 162 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कोई धन पर 4 साल में 33.33% की वार्षिक दर से CI 350 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए हमारा जो टाइम है, यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 33.33%, और CI 4 साल में कितना मिल रहा है, 350 रुपया। हमें यहाँ निकालना था प्रिंसिपल। हमने क्या किया, 33.33 को हमने फ्रैक्शन में तोड़ा, ये कितना हो जाएगा 1/3। अगर यहाँ जो मामला 1 साल का होता, 1 साल का यानी 3 पे 1 का हमें ब्याज मिल रहा है, अगर 1 साल का मामला होता तो हम क्या बोल देते कि 3 से कोई धन 4 हो गया, यानी यहाँ हमें ब्याज कितने का मिल गया, 1 का। लेकिन ये जो है 4 साल का है, यानी 4 साल का है, यानी हम 3 को 4 टाइम लिखेंगे और 4 को भी 4 टाइम लिखेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, 3 × 3 9 9 × 3 कितना हो गया 27, 27 × 3 कितना हो गया 81। हम 4 × 4 करेंगे, 16 × 4 कितना हो जाएगा 64, × 4 कितना हो जाएगा 256। यानी हमारा प्रिंसिपल अगर 81 रुपया है, तो 4 साल बाद हमारा अमाउंट कितना बन रहा है 256 रुपया। प्रिंसिपल अगर हमारा 81 रुपया है, तो 4 साल बाद अमाउंट कितना बन रहा है 256 रुपया। यानी हमें यहाँ CI कितना मिल रहा है, 256 में से हम 81 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 175। हमारा जो यहाँ प्रिंसिपल हमने मान के रखा कि हमारा प्रिंसिपल 81 है और अमाउंट 256 बन रहा है, तो हमारा CI कितना निकल के आया 175। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो CI दिया हुआ है वो दिया हुआ है 350, यानी 175 यूनिट का जो वैल्यू है 350, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 2 रुपया। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, मूलधन निकालना था, यानी 81 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना था। 81 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 162 रुपया। हमारा आंसर कितना हो गया 162 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ कि एक आदमी 4000 रुपया उधार लेके 10% के दर से हर साल 1100 रुपया चुकाने का वादा करे, तो वो तीसरे साल कितना रुपये दे कि कर्ज पूरा उतर जाए। देखिए आदमी जो है, आदमी कितना रुपया कर्ज लेके आ रहा है, आदमी कर्ज लेके आ रहा है 4000 रुपया। आदमी जो है 4000 रुपया कर्ज लेके आया, और रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट हमारा 10% है। आदमी 4000 रुपया कर्ज लेके आया, रेट परसेंट क्या है 10% है, यानी 1 साल में 4000 रुपये पे 10% के दर से कितना रुपये का ब्याज मिलेगा, 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। 400 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी 1 साल के बाद ये 4000 रुपया कितना रुपये का अमाउंट बन जाएगा, ये बन जाएगा 4400 रुपया। 4400 रुपया का अमाउंट बन जाएगा। लेकिन आदमी ने वादा किया था कि हर साल के अंत में वह 1100 रुपया वापस करेगा। हर साल के अंत में 1100 रुपया वापस करेगा, यानी इस 4400 रुपया में से उसने 1100 रुपया माइनस कर दिया, यानी वापस कर दिया। अब कर्ज कितना बचा 3300 रुपया। अब कर्ज बच गया 3300 रुपया। अब इस 3300 रुपया पे 10% के दर से 1 साल का ब्याज चलेगा। इस 3300 रुपया पे 10% के दर से 1 साल का ब्याज चलेगा, यानी 3300 रुपया पे 10% के दर से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 330 रुपया। 330 रुपया। 3300 में 330 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3630 रुपया। यानी दूसरे साल के अंत में उसका अमाउंट कितना हो गया 3630 रुपया। अब देखिए उसने वादा किया था कि हर साल के अंत में वो 1100 रुपया वापस करेगा, यानी यहाँ वो 1100 रुपया वापस करेगा। यानी 3630 में से अगर हम 1100 रुपया माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0352, यानी अब उसका कर्ज बच गया 2530 रुपया। यानी ये जो कर्ज बचा दूसरे साल के अंत में बचा, यानी तीसरे साल के शुरुआत में, और तीसरे साल पूरा होने पे उसे कर्ज वापस करना है पूरा। यानी अब यहाँ ब्याज चलेगा, यहाँ जो ब्याज चलेगा 10% के दर से, यहाँ ब्याज चलेगा 10% के दर से, यानी इस पे हम 10% के दर से अगर ब्याज निकालेंगे, इस पे 10% के दर से ब्याज निकालेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 10% के दर से अगर ब्याज निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 253 रुपया।
इस पे 2530 रुपया पे अगर 10% के दर से अगर हम ब्याज निकालेंगे कितना हो जाएगा, 253 रुपया। अब यहाँ इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, हम 2500 में 2530 में 253 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25 और 2 27, 2783, यानी हो जाएगा 2783 रुपया। यानी उसे जो है उस आदमी को तीसरे साल के अंत में अगर 2783 रुपया अगर वापस कर दे तो उसका कर्जा क्या होगा, पूरा उतर जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक आदमी 4000 रुपया उधार लेके 10% के दर से यदि हर साल 1100 रुपया चुकाने का वादा करे तो वह तीसरे साल कितना रुपया दे कि कर्ज पूरा उतर जाए। देखिए आदमी जो है कर्ज कितना लेके आया था, 4000 रुपया, रेट परसेंट कितना था 10%, यानी एक साल में उसे ब्याज कितना का मिलता, 4000 रुपया पे 10% के दर से 400 रुपये का ब्याज मिलता। यानी एक साल के अंत में उसका अमाउंट कितना हो जाता, उसका प्रिंसिपल 400 रुपया था, ब्याज 4000 रुपया था, उसका ब्याज कितना मिला 400, अमाउंट कितना बन जाता 4400 रुपया। अब उसने वादा किया था कि साल के अंत में, हर साल के अंत में 1100 रुपया वो देगा वापस, यानी 4400 में से 1100 रुपया वापस कर दिया, बचा कितना उसका कर्ज 3300 रुपया। अब अगले साल इस 3300 रुपया पे 10% के दर से ब्याज चलेगा, यानी 3300 पे 10% के दर से एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा 330 रुपया। यानी दूसरे साल के अंत में उसका अमाउंट कितना बन गया, दूसरे साल के अंत में उसका अमाउंट बन गया 3630 रुपया। अब इस 3630 रुपया में से उसने 1100 रुपया माइनस किया, यानी दूसरे साल के अंत में उसका कर्ज कितना बच गया 2530 रुपया। अब देखिए ये 2530 रुपया क्या हुआ, तीसरे साल की शुरुआत का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब ये 2530 रुपया वापस कर रहा है तीसरे साल के अंत में, यानी इस पे एक साल का 10% के दर से ब्याज चलेगा, यानी 2530 रुपया पे 10% के दर से एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा 253, यानी ये हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा 2783। अगर वो तीसरे साल के अंत में 2783 रुपया वापस कर दे तो उसका कर्ज क्या होगा, पूरा चुकता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है 39,030 रुपया ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि 4% की चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ए का हिस्सा 7 साल बाद और बी का हिस्सा 9 साल बाद बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए का जो है 7 साल बाद और बी का 9 साल बाद, यानी ए का जो 7 साल बाद मिश्रधन बन रहा है और बी का जो 9 साल बाद मिश्रधन बन रहा है, वो दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला। ये क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर T। यहाँ P क्या है हमारा, P जो है प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, R क्या है दर है, और T क्या है समय है। देखिए हमने मान लिया कि जो A का हिस्सा है, A का हिस्सा हमने मान लिया A और B का हिस्सा B मान लिया, यानी A का जो प्रिंसिपल हमने मान लिया कि A है, A का प्रिंसिपल A है, प्रिंसिपल A हो गया 1 + रेट कितना दिया हुआ है 4% बटा 100 के पावर, यानी A का कितने साल में हो रहा है 7 साल में, और B का हमने प्रिंसिपल मान लिया B, रेट परसेंट कितना है 4%, यानी B का जो हमारा अमाउंट बन रहा है कितने साल में 9 साल में, यानी A का 7 साल में जो अमाउंट बन रहा है उसके बराबर B का 9 साल का अमाउंट है। देखिए यहाँ से हम A बटा B निकालेंगे, यानी A/B ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 + 4/100 के पावर 7, अगर इस साइड अगर भाग में जाएगा 1 + 4/100 के पावर 9 के, यानी ये दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा, भाग में पावर क्या हो जाता है, अगर बेस बराबर होता है तो भाग में पावर क्या होता है माइनस हो जाता है, यानी इस साइड जाके पावर माइनस होगा, यानी 9 में से 7 माइनस होगा कितना होगा 2, यानी ये हो जाएगा 1 + 4/100 के पावर 2। हम इसे काटेंगे 4 से 100 को, ये जाएगा 25 बार में, यहाँ क्या आ गया 1 + 1/25, 1 + 1/25 हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा A/B।
हम 25 को इस साइड ले जाएंगे, 25 प्लस एक 26, 26/25 का स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया a/b, ये आ गया 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब देखिए यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया, a और b का रेशियो निकल के आ गया। a और b का जो प्रिंसिपल होगा उसका रेशियो हमारा निकल के आ गया 676 और 625। हमारा जो टोटल है, टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था 39,030 रुपया, यानी 39,030 रुपया किसके बराबर होगा, ए और बी के प्रिंसिपल के योग के बराबर, यानी 676 प्लस 625 ये किसके बराबर हो जाएगा 39,030 रुपये के बराबर। 39,030 रुपये के बराबर हम इसे ऐड करेंगे, 6 5 11, हाथ में 1 9, एक 10 के 0, हाथ में 1 12 1 13, ये कितना हो गया 39,030। अगर हम 1301 में 30 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 39,030 रुपया, यानी ये कितने टाइम है 30 टाइम। हमारा एक का रेशियो कितना निकल के आ गया 30। एक का जो है एक रेशियो, एक यूनिट का हमारा वैल्यू कितना निकल के आ गया 30 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू हमारा 30 रुपये निकल के आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 676, ए का हिस्सा कितना है 676 यूनिट, यानी 676 किसके बराबर हो जाएगा, हम 30 से गुना करेंगे 676 में, ये हो जाएगा 18 के 8 1, 21 1 22, 2, 18 2 20, 0, यानी ए का जो हिस्सा है वो कितना निकल के आ गया 20,280 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 39,030 रुपया ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ए का हिस्सा 7 साल बाद और बी का हिस्सा 9 साल बाद बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 7 साल बाद ए का अमाउंट और 9 साल बाद बी का अमाउंट, 7 साल बाद ए का अमाउंट और 9 साल बाद बी का अमाउंट क्या है बराबर है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 के पावर टी। हमने मान लिया कि ए का प्रिंसिपल कितना है, ए है, 7 साल में अमाउंट कितना देगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर कितना है 4%/100 के पावर 7। हमने बी का प्रिंसिपल बी मान लिया, इसका भी रेट परसेंट कितना है 4 है, यानी 1 प्लस 4/100 के पावर 9। अब देखिए हमारा जो है ये बेस सेम है, हमने यहाँ से a/b निकाल लिया, यानी हम b को इस साइड लाएंगे और ये 1 प्लस 4/100 के पावर 7 को हम उस साइड ले जाएंगे, और इस साइड भी क्या है 1 प्लस 4/100, यानी बेस अगर सेम हो, बेस सेम हो तो भाग में पावर क्या होता है माइनस होता है। अगर बेस सेम हो तो भाग में पावर क्या होता है माइनस होता है, यानी इस साइड अगर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, भाग में जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 में से 7 माइनस होगा कितना होगा 2, यानी बच जाएगा a/b इक्वल टू 1 प्लस 4/100 के पावर 2। हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, ये जाएगा 25 बार में, हम इसे जोड़ेंगे 1 प्लस 1/25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26/25, ये हमारा हो गया a/b इक्वल टू 26/25 का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ए और बी का हमारा रेशियो निकल के आ गया 676/625। अब देखिए हमारा टोटल जो है, टोटल अमाउंट की प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था 39,030 रुपया, और ए और बी के प्रिंसिपल का हमारा रेशियो निकल के आ गया 676/625, यानी 676 प्लस 625 यूनिट किसके बराबर होगा 39,030 रुपये के बराबर। 676 और 625 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1301 रुपया, किसके बराबर हो जाएगा 39,030 रुपये के बराबर, यानी एक यूनिट का हमारा वैल्यू कितना आ गया 30 रुपया। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, ए का हिस्सा निकालना था। ए का है कितना 676 यूनिट, यानी एक यूनिट के बराबर 30 रुपया है, तो 676 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 20,280 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या हो गया 20,280 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। ए और बी को कहा गया कि वह अपनी आय का हर साल 6.25% की दर से
खर्च करें, यदि ए और बी क्रमशः 8 साल और 10 साल तक ऐसे ही करते हैं तो शुरुआत के बाद दोनों के पास समान राशि बच जाती है। तो दोनों की आय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है कि ए और बी अपनी आय का यानी अमाउंट का 6.25% के दर से खर्च करते हैं। तो ए जो है 8 साल खर्च करता है और बी 10 साल खर्च करता है। उसके बाद जो राशि बचता है वो दोनों क्या है, समान है। यानी अमाउंट हो गया हमारा, अमाउंट ए हो गया, इस अमाउंट का R% के दर से यानी ए इंटू R/100 इस दर से खर्च कर रहा है। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए कॉमन ले लेंगे 1 माइनस R/100। यानी एक साल में इस हिसाब से वो खर्च कर रहा है, एक साल में इस हिसाब से खर्च कर रहा है, एक साल में जो है इस हिसाब से खर्च कर रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 8 साल बाद और बी जो है 10 साल तक ऐसा ही खर्च करे। तो क्या हो रहा है, 8 साल और 10 साल के बाद उनका जो शेष राशि बच रहा है वो क्या है, समान है। हमने मान लिया कि ए का जो अमाउंट है ए है, यानी ए का अमाउंट ए है, ए अपने अमाउंट का खर्च कर रहा है 1 माइनस R/100 कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। ये हमने जो निकाला था ये एक साल में निकाला था, ये कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। 8 साल के बाद जो उनका शेष राशि बच रहा है, 8 साल के बाद जो उनका शेष राशि बच रहा है, कितना बच रहा है, बी के हमने मान लिया बी का अमाउंट बी है, बी अपने अमाउंट का 1 माइनस R/100 के दर से कितने साल खर्च कर रहा है, 10 साल। यानी ए जो है अपने अमाउंट का R% के दर से अगर 8 साल खर्च कर रहा है तो जो उसका राशि बच रहा है, और बी जो है अपने अमाउंट का R% के दर से 10 साल के लिए जो खर्च कर रहा है, जो शेष राशि बच रहा है वो क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए हमारा रेट परसेंट दोनों जगह क्या दिया हुआ है, ए का भी 6.25 और बी का भी दिया हुआ है 6.25। अब देखिए हमारा जो यहाँ रेट तो सेम है, यानी ये जो बेस बन रहा है, ये बेस और इस बेस का पावर क्या है, 8 है, और इस बेस का पावर क्या है, 10 है। ये जो दोनों जगह बेस है हमारा वो क्या है, इक्वल है। यानी यहाँ भी 1 माइनस R/100, यहाँ भी 1 माइनस R/100, आर का जो दोनों जगह वैल्यू है 6.25। यानी अगर बेस सेम हो तो भाग में क्या होता है, पावर माइनस होता है। बेस अगर सेम हो तो भाग में पावर क्या होता है, माइनस होता है। यानी हम यहाँ से A/B ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर 8 जो है 10 में से माइनस होगा, कितना बचेगा, 2। यानी 1 माइनस R/100 के पावर 2 कितना बच गया, A/B इक्वल टू 1 माइनस R/100 के पावर 2। अब देखिए हम यहाँ R का वैल्यू पुट करेंगे, A/B, R हमारा कितना है, 6.25, 1 माइनस 6.25/100 का स्क्वायर। A/B देखिए हम यहाँ 6.25/100 को क्या लिख सकते हैं, 6.25/100 यानी 6.25% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/16 का स्क्वायर। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, एक में से माइनस करेंगे 1/16, ये कितना हो जाएगा, 16 जाएगा, 16 में से एक माइनस हो गया यानी 15/16। A/B कितना हो गया, 15/16 का स्क्वायर। हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, A/B हमारा कितना निकल के आ गया, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। हमारा आंसर निकल के आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, दोनों के आय का अनुपात ज्ञात करें। दोनों के आय का अनुपात कितना निकल के आ गया, 225/256। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ए और बी को कहा गया कि वह अपनी आय का हर साल 6.25% की दर से खर्च करें। यदि ए और बी क्रमशः 8 साल और 10 साल तक ऐसे ही करते हैं तो शुरुआत के बाद दोनों के पास समान राशि बच जाती है। तो दोनों की आय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ए और बी अपने अमाउंट का R% के दर से, R कितना है यहाँ 6.25, यानी दर से खर्च कर रहे हैं।
तो जो 8 साल खर्च करने के बाद ए का जो राशि बच रहा है और बी का 10 साल खर्च करने के बाद जो राशि बच रहा है वो दोनों बराबर है। अगर 1 साल का होता, यानी 1 साल में अगर होता, तो ए का अमाउंट हमने ए ले लिया माइनस ए का R% के दर से, यानी ए इंटू R/100, यानी कितना राशि बच जाता है, ए में से हम ये माइनस करते, यानी हम यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं इंटू 1 माइनस R/100, यानी इतना राशि बचता है 1 साल का होता तो। लेकिन यहाँ 1 साल का मामला नहीं है, यहाँ कितना है 8 साल और 10 साल का मामला है, यानी ए का अमाउंट हमने ए ले लिया 1 माइनस R/100 के पावर 8, यानी 8 साल का हो गया। अगर 1 साल का होता तो क्या होता, ए इंटू 1 माइनस R/100, यानी 8 साल का है तो 8 हो गया पावर में। अब बी का हमने अमाउंट बी मान लिया 1 माइनस R/100, बी का कितने साल का है 10 साल का, यानी 10 साल तक खर्च कर रहा है। ए जो है 8 साल तक खर्च कर रहा है और बी 10 साल तक खर्च कर रहा है। उसके बाद जो शेष राशि बच रहा है वो दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ से हमारा ए और बी का रेशियो आ जाएगा। ए और बी का रेशियो क्या निकल के आएगा, हम अगर इस 1 माइनस R/100 के पावर 8 को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस R/100 के पावर 10 भागे 1 माइनस R/100 के पावर 8, यानी बेस दोनों अगर सेम हो तो भाग में पावर क्या होता है, माइनस होता है, यानी 10 में से 8 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी A/B किसके बराबर हो गया 1 माइनस R/100 के पावर 2। हमने यहाँ R का वैल्यू पुट किया, R का वैल्यू कितना हो गया 6.25। अब देखिए A/B इक्वल टू 1 माइनस 6.25/100, हम 6.25% को क्या लिखते हैं 1/16, यानी 1/16, 1 माइनस 1/16 ये कितना हो जाएगा 15/16। अब A/B इक्वल टू 15/16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 225/256। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, किस दर पे 30,720 रुपया का CI माइनस SI का अंतर 3 साल में 1500 रुपया हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 30,720 रुपया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 साल। हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अंतर जो दिया हुआ है वो 1500 रुपये दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है 1500 रुपये दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट, हमें रेट निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता था कि अगर हमारा रेट दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो और CI और SI का अंतर दिया हुआ हो, हमें प्रिंसिपल निकालना होता था। अगर हमने मान लिया कि हमें अगर रेट दिया होता था कि रेट जो है 20% है, 20% है, तो हम क्या करते थे, यहाँ 20% का हम फ्रैक्शन लेते थे, हम 20% का फ्रैक्शन लेते थे, यानी ये कितना हो जाता था 1/5। 20% का फ्रैक्शन लेते थे, ये कितना हो जाता था 1/5। उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन निकल के आता था रेट का, हम क्या करते थे, अगर टाइम हमारा 3 साल का दिया हुआ हो, टाइम अगर 3 साल का दिया हुआ हो तो हम क्या करते थे, वहाँ हम अपना प्रिंसिपल मानते थे कि 5 × 5 × 5, हम अपना प्रिंसिपल क्या मानते थे 5 × 5 × 5। देखिए ये चीज़ तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ हमने समझाने के लिए लिखा है। देखिए हमने यहाँ मान लिया कि हमारा जो रेट है, हमारा रेट जो फ्रैक्शन में है वो कितना है 1/x है। हमने मान लिया कि हमारा जो रेट है फ्रैक्शन में कितना है 1/x है। अगर फ्रैक्शन में हमारा रेट जो है 1/x है तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल जो हो जाएगा x × x × x। हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल जो हो गया x3, हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया x3। अब देखिए यहाँ से अगर हम 1/x के दर से x3 पे अगर हम 3 साल का अगर CI निकालेंगे, 3 साल का CI निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। देखिए 1/x के दर से x3 पे अगर हम निकालेंगे तो पहले साल हमें क्या मिलेगा x², यानी पहले साल जो मिलता है वो क्या होता है CI और SI बराबर होता है, यानी दूसरे साल भी हमें x² तो मिलेगा और तीसरे साल भी x² मिलेगा। दूसरे साल हमें x² प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का क्या मिलेगा,
हमें इस एक्स स्क्वायर पे भी 1/x के दर से मिलेगा, यानी यहाँ कितना मिलेगा, हमें x मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा, x मिलेगा। अब देखिए हम क्या करते थे, यहाँ जो रहता था हम उसका टेबल पढ़ते थे, यानी ये x है, x2 जा कितना हो जाएगा 2x, x2 जा कितना हो जाएगा 2x। अब हमारा यहाँ क्या निकल के आ गया, 2x निकल के आ गया। अब देखिए तीसरे साल में हम प्रिंसिपल पे लेते थे, प्लस का क्या लेते, इस x और इस x पे लेते थे, यानी पहले साल और दूसरे साल का जो हमारा ब्याज मिला हुआ है उस पे लेते थे, यानी हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पे तो निकल के आ गया 2x, बच क्या गया, इस x पे हम तीसरे साल अभी ब्याज नहीं लिए हैं, यानी इस x पे 1/x के दर से अगर ब्याज लेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1, हमारा 1 निकल के आ जाएगा। यानी हमारा यहाँ टोटल जो है, टोटल CI कितना हो गया, टोटल CI हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1, हमारा टोटल CI हो जाएगा। और हम अगर यहाँ SI निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो CI और SI का डिफरेंस यहाँ कितना होगा, CI और SI का जो डिफरेंस होगा यहाँ कितना होगा, यानी CI और SI का जो डिफरेंस होगा हमारा यहाँ ये हो जाएगा, यानी x प्लस 2x प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 3x प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस का 1। अब देखिए हमने यहाँ क्या प्रिंसिपल माना था, हमने प्रिंसिपल माना था x3, तो हमारा CI और SI का डिफरेंस कितना निकल के आया, CI और SI का डिफरेंस निकल के आया 3x प्लस का 1। लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो है, हमारा क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 30,720 और CI और SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1500। यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, अगर x3 बटा 2x प्लस 1, यानी यहाँ का प्रिंसिपल और CI माइनस SI का जो रेशियो होगा वही यहाँ का भी रेशियो होगा, यानी ये हो जाएगा 30,720 बटा 1500, 30,720 बटा 1500। अब हम एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, एक जीरो को एक जीरो काट सकते हैं। अगर हम इसे 6 से काटना चाहें, अगर हम इसे 6 से काटना चाहें, ये कितने बार में जाएगा, ये 6 से जाएगा 25 बार में, ये 6 से कितने बार में जाएगा 25 बार में, हम इसे 6 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, ये 6 से कटेगा 6 × 30, 6 एकम 6, ये कट जाएगा 6 × 30, 6 एकम 6, हाथ में 1, 6 दूनी 12। हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया x3 बटा 2x प्लस 1, x3 बटा 2x प्लस 1 इक्वल टू ये निकल के आ गया 512 बटा 25, 512 बटा 25। और यहाँ हमारा ये 2x नहीं है, ये 3x है, ये कितना निकल के आया 3x है, ये 3x है। अब देखिए हम यहाँ क्या वैल्यू रखें, क्या वैल्यू रखें कि हमारा सेटिस्फाइड हो जाए। अगर हम x के जगह 8 रखेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। अगर हम यहाँ x के जगह 8 रखेंगे, 8 3 के 24 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 25। यानी हम यहाँ x के जगह अगर हम 8 रखेंगे तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, x के जगह हम 8 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड हो जाएगा। हमने रेट क्या मान के रखा है, यहाँ हमने रेट मान के रखा है 1/8। हमारा जो रेट है, हमारा रेट कितना है, रेट जो है 1/8, रेट जो है 1/8 है फ्रैक्शन में, यानी परसेंट में कितना हो जाएगा, परसेंट में ये रेट हमारा हो जाएगा 12.5%। 1/8 किसके बराबर होता है 12.5% के बराबर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किस दर पे 30,720 रुपये का CI माइनस SI का अंतर 3 साल में 1500 रुपया हो जाएगा। हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ था 30,720 रुपये दिया हुआ था, टाइम क्या दिया हुआ था 3 साल दिया हुआ था, CI और SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ था 1500 रुपये दिया हुआ था। हमें क्या निकालना था, रेट निकालना था। हमने क्या बताया कि अगर हमें रेट परसेंट दिया हुआ होता था
और हमें टाइम दिया हुआ होता था और सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ था, हमें क्या निकालना होता था, प्रिंसिपल निकालना होता था। तो हम क्या करते थे, हम इस रेट परसेंट को फ्रैक्शन में लिखते थे, रेट परसेंट को फ्रैक्शन में लिखते थे और फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम देखते थे कि हमारा जो ब्याज काउंट हुआ है कितने साल के लिए काउंट हुआ है। अगर ब्याज हमारा 3 साल के लिए काउंट हुआ होता था तो जो हमारा फ्रैक्शन में निकल के आता था हम उसका क्या करते थे, हम उसका क्यू लेके हम उसका क्यू जो है प्रिंसिपल मानते थे। तो हमने क्या किया, यहाँ हम अपना रेट परसेंट 1/x मान लिया। हम अपना रेट जो है यहाँ मान लिया कि 1/x है। अगर रेट हमारा 1/x है तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 3 साल पे ब्याज काउंट किया गया है तो 3 साल पे अगर ब्याज काउंट किया जाएगा, अगर रेट 1/x है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, x का क्यू हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल x का क्यू हो गया और रेट कितना हो गया 1/x। तो अगर हम 3 साल के लिए अगर x क्यू पे 1/x से अगर हम निकालेंगे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, पहले साल मूलधन पे हमारा 1/x के दर से निकलेगा, मूलधन कितना है x क्यू, 1/x के दर से निकलेगा, कितना ब्याज मिलेगा x²। दूसरे साल हमारा मूलधन पे तो मिलेगा ही, दूसरे साल मूलधन पे मिलेगा x² प्लस का क्या मिलेगा, जो पहले साल हमारा ब्याज मिला है उस ब्याज पे 1/x के दर से मिलेगा, कितना मिल गया, x मिल गया। अब तीसरे साल क्या होगा, मूलधन पे तो मिलेगा ही प्लस जो 2 साल हमारा पहले जो ब्याज मिल चुका है पहले साल और दूसरे साल, उस ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलेगा, यानी x² प्लस x² पर अगर 1/x के दर से मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और क्या मिलेगा, इस x पे 1/x के दर से मिलेगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हमारा जो टोटल है वो कितना क्या है, ये जो टोटल है वो CI है और ये वाला जो है ये क्या है, SI है। और ये जो हमने ब्रैकेट में घेर के रखा है ये हमारा क्या है, CI माइनस SI है। यहाँ से CI माइनस SI हमारा क्या हो गया, x + 2x + 1, यानी CI माइनस SI क्या हो गया, 3x + 1। अब देखिए हमने अगर प्रिंसिपल x क्यू मान के रखा था तो हमारा CI और SI का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3x + 1। लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है 30,720 है तो CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, 1500। यानी हम अगर इसका रेशियो लेंगे, इस प्रिंसिपल और CI माइनस SI का जो रेशियो लेंगे वही रेशियो इसका भी होगा, यानी x/3x + 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 30,720/1500। हमने यहाँ सॉल्व किया, हमारा क्या निकल के आ गया, x³/3x + 1 = 512/25। अब हमने क्या देखा कि ये जो हमारा निकल के आ गया x³/3x + 1, अब हम यहाँ x के जगह क्या रखें कि हमारा सेटिस्फाइड हो जाए। अगर हम x के जगह 8 रखेंगे तो 8 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा, 512। या हम नीचे भी देख लेंगे, x के जगह अगर हम 8 रखते हैं, 8 3 के 24 + 1 25, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए हमारा x का जो वैल्यू निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। हमने रेट यहाँ क्या मान के रखा था, 1/8। रेट जो मान के रखा था 1/x मान के रखा था, यानी हमारा रेट क्या हो गया, 1/8 हो गया। यानी हम परसेंट में अगर रेट निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12.5%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपये है। यदि मूलधन 30,000 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 30,000 रुपया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 30,000 रुपया। दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 साल। टाइम क्या दिया हुआ है, 2 साल। और हमें CI माइनस SI दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 147 रुपया। CI और SI कितना हमारा दिया हुआ है, CI माइनस SI दिया हुआ है 147 रुपया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है ब्याज दर, हमें रेट निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। हमने मान लिया कि हमारा जो रेट है वो R है, R% है। हमने क्या मान लिया कि हमारा रेट जो है R% है, हमारा रेट R% है। तो हम 2 साल के लिए
30,000 पे R% के दर से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर 30,000 का R% लेंगे तो पहले साल कितना मिलेगा, 300 R। पहले साल हमें मिलेगा 300 R। 8% के दर से 30,000 पे पहले साल हमें कितना मिलेगा, 300 R। हमें दूसरे साल क्या मिलेगा, ये 300 R तो हमें मिलेगा ही, 300 R तो हमें मिलेगा ही, प्लस का क्या मिलेगा, पहले साल जो हमें ब्याज मिला है उस ब्याज पे R% के दर से मिलेगा। यानी दूसरे साल हमें क्या मिल जाएगा, हम इस 300 R का R% अगर लेंगे तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये निकल के आएगा 3R²। ये हमारा निकल के आ जाएगा 3R²। अब देखिए यहाँ हमारा टोटल जो CI है, टोटल CI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 R प्लस 300 R प्लस 3R²। यहाँ हमारा SI जो हो जाएगा, SI क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा 300 R प्लस 300 R। तो यहाँ हमारा CI माइनस SI कितना हो जाएगा, CI माइनस SI जो हो जाएगा, CI माइनस SI हो जाएगा 3R²। अगर हम R% के दर से निकाल रहे थे तो CI माइनस SI हमारा कितना निकल के आ गया, 3R²। लेकिन हमारा CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 147। 147 दिया हुआ है CI और SI का डिफरेंस। यानी 3R² किसके बराबर हो जाएगा, 147 के बराबर। 3R² किसके बराबर हो जाएगा, 147 के बराबर। यहाँ से हम 3 उस साइड भाग में ले जाएंगे, यानी R² हम 3 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और 2 बचेगा 27, 9 बार में। R² हमारा क्या निकल के आ गया, R² निकल के आ गया 49। यहाँ से हमारा R क्या हो जाएगा, 7। R हमारा कितना हो गया, 7। यानी हमारा आंसर हो गया, रेट परसेंट निकल के आ गया 7%। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपया है। यदि मूलधन 30,000 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था 30,000 रुपया, टाइम दिया हुआ था 2 साल, CI माइनस SI दिया हुआ था 147। हमें रेट निकालना था। हमने मान लिया हमारा रेट जो है R% है। अगर R% के दर से 2 साल का 30,000 रुपये अगर हम CI काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले साल जो हमें मिलेगा 30,000 पे R% के दर से ये कितना हो जाएगा, 300 R। दूसरे साल हमें क्या मिलेगा, हमें प्रिंसिपल पे 300 R तो मिलेगा ही, प्लस का जो हमें पहले साल जो ब्याज मिला है उस ब्याज पे हमें R% के दर से मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, 300 R का हम R% निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3R²। अब देखिए हमारा CI यहाँ क्या हो गया, 300 R प्लस 300 R प्लस 3R², और SI कितना हो जाएगा, 300 R प्लस 300 R। तो यहाँ से हमारा CI माइनस SI कितना निकल के आ गया, 3R²। हमारा CI और SI जो निकल के आ गया 3R²। लेकिन हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, CI माइनस SI क्वेश्चन में दिया हुआ है 147। हमारा यहाँ क्या निकल के आ रहा है, जब हम R% से बना रहे हैं तो हमारा निकल के आ रहा है 3R²। यानी 3R² किसके बराबर हो जाएगा, 147 के बराबर। यहाँ से हम R² किसके बराबर हो जाएगा, 49 के बराबर। तो R हमारा कितना निकल के आ गया, हम स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, रूट में जा रहेगा 49, यानी 49 का रूट के बाहर से हम निकालेंगे 49 को, ये कितना हो जाएगा, 7%। हमारा R जो निकल के आ गया 7% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि 3 साल का CI माइनस SI 31 रुपया है। यदि दर जो है 10% है तो मूलधन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल। हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, CI माइनस SI दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 31 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, 10%। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है। देखिए हमारा जो रेट परसेंट है ये कितना है, 10% है। रेट जो है हमारा 10% है। रेट कितना है, 10% है। अगर हम इस 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, 1/10।
रेट परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 10% को, ये कितना हो जाएगा 1/10। अब देखिए हमें कितने साल के लिए काउंट करना है, 3 साल के लिए। हमारा रेट फ्रैक्शन में क्या आ गया 1/10, तो हम जो है प्रिंसिपल मान सकते हैं, हम प्रिंसिपल क्या मान सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10, यानी हम प्रिंसिपल मान सकते हैं 1000 रुपया। हम प्रिंसिपल क्या मान सकते हैं 1000। अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 है, 1/10% 1/10 के दर से 3 साल का हम CI निकालेंगे। पहले देखिए, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। पहले साल 1/10 के दर से अगर हम CI निकालेंगे 1000 का, कितना हो जाएगा 100। दूसरे साल कितना हो जाएगा 100 और 100, ये हमारा क्या हो गया SI हो गया। अब देखिए CI में क्या होता है, CI में जो होता है, SI में तो हमारा पर साल का ब्याज बराबर होता है, लेकिन CI में क्या होता है कि हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी पहले साल तो हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे भी ब्याज मिलेगा, और प्लस का क्या मिलेगा, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज, यानी इस 100 रुपये पे भी 1/10 के दर से हमें ब्याज मिलेगा। ये कितना हो जाएगा 10, 1/10 के दर से ब्याज मिलेगा 10, और 10 दूना कितना हो जाता है 20। प्लस का यहाँ तीसरे साल में क्या मिलेगा, इस 10 का 1/10, यानी कितना मिल जाएगा 1। हमारा जो है यहाँ CI माइनस SI कितना निकल के आ गया, CI माइनस SI निकल के आ गया 10 + 20 + 1, यानी ये हो गया हमारा 31। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमारा क्वेश्चन में जो है CI माइनस SI का वैल्यू दिया हुआ था 31। यहाँ भी हमारा क्या निकल के आ रहा है 31 निकल के आ रहा है, यानी 31 यूनिट का जो वैल्यू है वो 31 रुपया है। 31 यूनिट का वैल्यू 31 रुपया है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 1000 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1000 रुपया हो जाएगा। हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 1000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 3 साल का CI माइनस SI 31 रुपया है। यदि दर 10% है तो मूलधन ज्ञात करें। दर 10% है तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए हमारा जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है 3 साल, CI माइनस SI कितना दिया हुआ है 31 रुपया, रेट कितना दिया हुआ है 10%, हमें प्रिंसिपल निकालना है। हमने क्या किया, रेट परसेंट को फ्रैक्शन में लिखा, 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे ये क्या हो जाएगा 1/10। अब जो हमारा टाइम दिया हुआ था 3 साल दिया हुआ था, तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, हम प्रिंसिपल मानेंगे 10 गुने 10 गुने 10, यानी हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 1000। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल 1000 हो गया, रेट कितना हो गया 1/10। 1/10 के हिसाब से हम 3 साल का CI काउंट करेंगे, तो पहले साल हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल का 1/10 यानी 100 रुपया मिला। दूसरे साल क्या मिलेगा, हमें प्रिंसिपल का 1/10 तो मिलेगा ही, प्लस जो पहले साल हमें ब्याज मिला है उस ब्याज का भी 1/10 मिलेगा, यानी 100 का 1/10 कितना हो गया 10। तीसरे साल क्या होगा, हमें प्रिंसिपल का 1/10 तो मिलेगा ही, यानी 100 हो जाएगा, और क्या मिलेगा, जो दूसरे साल तक हमें ब्याज मिला है, यानी इस 100 और 10 पे हमें 10 1/10 के हिसाब से मिलेगा, यानी 100 + 100 कितना हो गया 200 पे 1/10 कितना हो जाएगा 20, और इस 10 पे 1/10 कितना हो जाएगा 1, यानी हमें तीसरे साल कितना का ब्याज मिला 121 का। 121 का। यहाँ से हमारा CI और SI का डिफरेंस कितना निकल के आ गया 10 + 20 + 1, यानी 31 यूनिट। देखिए हमें क्वेश्चन में CI और SI का जो है डिफरेंस कितना दिया हुआ है 31 रुपया, यानी 31 यूनिट का वैल्यू अगर 31 रुपया है तो 1000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, किसी धन पे 1 साल का SI और 3 साल का CI का अनुपात 1:3.64 है, तो ब्याज का दर ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 साल का SI और 3 साल का CI। 1 साल का SI और 3 साल का CI का जो हमारा रेशियो है ये कितना है 1:3.64 है। हम यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए दोनों साइड 100 से गुना कर सकते हैं, यानी हो गया ये 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा 364। अब देखिए 1 साल का हमारा 1 साल का SI कितना निकल के आ रहा है 100 निकल के आ रहा है, और 3 साल का CI कितना निकल रहा है 364। अगर हम यहाँ 3 साल का SI लें, 3 साल का SI
और ये हमारा 3 साल का तो CI है ही, 3 साल का CI। 3 साल का SI कितना हो जाएगा? 3 साल का जो SI होगा, 3 साल का SI कितना हो जाएगा? 1 साल का अगर 100 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 300। और 3 साल का CI हमारा दिया हुआ है 364। 364 अगर 3 साल का SI जो है 300 है और 3 साल का CI है 364, तो यहाँ CI और SI का डिफरेंस कितना है? 64 का। 64 का हमें क्या निकालना है? ब्याज दर निकालना है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। देखिए हमें 100 रुपये का पर साल SI मिल रहा है, यानी 100 रुपया, 100 रुपया और 100 रुपया। हमें और क्या मिल रहा है जो है, अगर हम CI निकाल रहे हैं, तो CI अगर हम निकाल रहे हैं तो 64 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। हमें 64 रुपये ज़्यादा कैसे मिल सकता है? हमें 64 रुपये ज़्यादा कैसे मिल सकता है? अगर हमारा रेट परसेंट, हम मान लें कि अगर हमारा रेट परसेंट अगर 20% हो, 64 रुपये ज़्यादा हमें कैसे मिल सकता है? हम रेट परसेंट 20% मान के चलते हैं कि अगर रेट परसेंट हमारा 20% हो तो हमें यहाँ क्या मिलता? हमें यहाँ और क्या मिलता? प्रिंसिपल का अगर हमें 100 मिल गया तो हमें क्या मिलता? यहाँ ब्याज का भी 20% मिलता। ब्याज का 20% कितना हो जाता? ये हमारा ब्याज का 20% अगर हम लेते तो ये 100 का 20% कितना होता? 20 हो जाता। अब यहाँ हमारा 20 निकल के आ गया। हम यहाँ का क्या पढ़ते थे? टेबल, यानी 20 दूनी 40। और यहाँ क्या हो जाएगा? इस 20 का 20% कितना हो जाएगा? 20 का 20% 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारा CI और SI का जो डिफरेंस है, CI माइनस SI का डिफरेंस है, ये कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। यहाँ भी हमारा CI और SI का डिफरेंस कितना निकल के आ गया? 64 निकल के आ गया। अगर हम रेट परसेंट को 20% मान के चल रहे थे तो हमारा CI और SI का डिफरेंस 64 निकल के आ गया। तो इसलिए हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ब्याज दर होगा, यानी रेट परसेंट होगा, रेट परसेंट कितना होगा? 20%। रेट परसेंट कितना होगा? 20%। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? किसी धन पे 1 साल का SI और 3 साल का CI का अनुपात 1:3.64 है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 साल का SI और 3 साल का CI का अनुपात 1:3.64 है। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए दोनों साइड 100 से गुना कर सकते हैं, यानी ये हमारा हो गया 1 साल का SI 100 हो गया और 3 साल का CI कितना हो गया? 364। अब देखिए 1 साल का अगर SI 100 है तो 3 साल का SI हम मान सकते हैं कि 300 होगा, और 3 साल का हमारा CI जो है वो 364 दिया हुआ है। यहाँ CI और SI का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? 64 निकल के आ रहा है। 3 साल का हमारा SI जो है 300 है। अगर हम 3 साल का CI काउंट करेंगे तो पहले जो हमारा 3 साल का SI 100 है, यानी पर साल 3 साल का SI कितना है? 300 है, यानी पर साल का SI 100 रुपया होगा, यानी पहले साल भी 100 रुपया मिलेगा, दूसरे साल भी 100 रुपया, तीसरे साल भी 100 रुपया। अगर हम इस पर CI काउंट करेंगे तो हमें इस पहले साल जो ब्याज 100 रुपया मिला है, इस ब्याज पे भी कुछ ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, और तीसरे साल जो 2 साल में हमें ब्याज मिलेगा उस ब्याज पे ब्याज मिलेगा। हमें रेट परसेंट नहीं पता था, हमने रेट परसेंट माना। हमें क्या है, यहाँ जो CI और SI का डिफरेंस 64 निकल के आ रहा था, हमें यहाँ 64 लाना था। हमने माना कि अगर हम 10% लेते हैं, चलिए एक बार हम 10% लेते हैं, तो अगर हम 10% लेते तो यह 100 का 10% निकालते कितना होता? 100 का 10% निकालते ये हमारा कितना निकल के आ जाता? 100 का 10% हो जाता 10, और ये कितना हो जाता? 10 दूनी 20, और इस 10 का हम 10% निकालते कितना हो जाता? 1, यानी ये हमारा कितना निकल के आ जाता? ये निकल के आ जाता 10, 20, और ये कितना निकल के आ जाता? 1। 10, 20 और 1 निकल के आ जाता, यानी हमारा निकल के आ जाता 21। यानी हम 10% नहीं ले सकते, हम उससे आगे लिए, यानी हम 20% मान लिए। हम इस 100 का 20% निकालेंगे, ये कितना हो जाता है? 20, 20 दूनी 40, और फिर इस 20 का अगर हम 20% निकालेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 4। अब देखिए हमारा CI और SI का डिफरेंस यहाँ 64 निकल के आ गया। जो हमारा यहाँ डिफरेंस था वो डिफरेंस यहाँ निकल के आ गया, इसलिए हमें पता चला कि हमारा रेट परसेंट कितना होगा? 20% होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।